स्टार्ट। चलिए, और प्रियदर्शनी IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेंस के टॉपिक को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं और कुछ ऐसे आज टॉपिक्स बताएंगे जो मेंस में IR की दृष्टि से या IR को निर्धारित करने वाले कारक के बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी IR इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, IR इट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है कि एक देश का दूसरे देश के बीच जो राजनयिक संबंध हो सकता है, सांस्कृतिक संबंध हो सकता है, प्रशासनिक संबंध हो सकता है और मैन टू मैन यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का संबंध हो सकता है। इन सारे संबंधों को स्थापित करने वाले जो कारक निर्धारित होते हैं, उन कारकों का हम आज अध्ययन करेंगे। यानी कि वैदेशिक नीति को या फॉरेन पॉलिसी को निर्धारण करने वाले कौन से कारक होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब यह उत्पन्न होता है कि सर IR के प्रश्न जो जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं वह भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, भारत और विश्व के जो बड़े शक्ति है जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गए, ऐसे देशों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं, फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, ऐसे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किन पहलुओं को ध्यान रखा जाता है और भारत और विकासशील देशों के बीच कैसा संबंध है या थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्री हैं उनके साथ कैसे संबंध है। संबंध का यहाँ मतलब पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि इट इज नॉट ए पर्सनल इंटरेस्ट, इट डिटरमाइंड बाय द फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। यानी कि राष्ट्र की या देश के सर्वहित को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जनहित की भावना भी निहित होती है, उन हितों को ध्यान में रखकर जब कोई देश अपने नीति का निर्धारण करता है तो उसे वैदेशिक नीति का अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि यह वैदेशिक नीति की निर्धारण करने में जितनी हम आसानी से इन बातों को कह डालते हैं, वह उतनी आसानी से वैदेशिक नीति का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि इनकी बारीकियों को समझने के लिए एक ऐसे बिंदुओं पर आज चर्चा करने की जरूरत है। चाहे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि IR से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आते हैं जो आपके मेंस में काफ़ी मार्क्स देते हैं, इवन कि सिलेक्शन दिलवाने में समसामयिक विषयों पर जो करंट इशू पर जो प्रश्न आते हैं वह IR से रिलेटेड होते हैं और हम गाहे बगाहे उस प्रश्न को तो लिखते हैं, लेकिन किसी एक पक्ष पर ही केंद्रित करके पूरे प्रश्न की जो डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन बारीकियों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन प्रश्नों का सही मायने में प्रश्न की मांग के अनुसार लिखा जा सकता है। तो वह तभी हम पूर्ण कर सकते हैं जबकि हम कुछ ऐसे पहलुओं को जाने कि कैसे विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो विदेश नीति के निर्धारण वाले कारण वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कॉजेस कौन कौन से हैं। तो 2-3 चीज बातें हमें एक डायग्राम के माध्यम से समझना है। देखिए, वैदेशिक नीति को निर्धारित करने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक होता है वह उसका होता है भौगोलिक पृष्ठभूमि। इट मीन्स ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड।
ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। ये कैसे होगा समझने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरा होता है ऐतिहासिकता और उनके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिकता एवं उनके सांस्कृतिक एवं चारित्रिक आधार पर। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन यानी कि इंटरनेशनल डिपेंड्स इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कल्चर एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा जो निर्धारण होता है जो वैदेशिक नीति, वह होता है उसकी जो नेचर ऑफ पीपुल यानी कि व्यक्ति या पीपुल सोसाइटी, वह किस प्रकार के सोसाइटी या लोग निर्भर करते हैं या व्यक्ति के सामाजिक पहलू पर भी ध्यान रखा जाता है, उस पर भी होता है। एक होता है सांस्कृतिक पहलू पर, यानी कि बेस्ड ऑन कल्चरल वैल्यू। पांचवा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह है इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था या बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि अर्थव्यवस्था पर आधारित। चौथा है ऑन पॉलिटिकल इशू यानी कि राजनीतिक या राजनैतिक व्यवस्था पर आधारित, राजनैतिक व्यवस्था द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स डिपेंड ऑन समसामयिक यानी कि करंट इशू पर यानी कि समसामयिक मुद्दों पर निर्धारित होता है। इसके अलावा जो निर्धारित होता है
सांस्कृतिक पहलू पर, भौगोलिक पृष्ठभूमि पर, अर्थव्यवस्था पर, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चारित्रिक के आधार पर, नेचर ऑफ द पीपुल एंड सोसाइटी के आधार पर, समसामयिक व्यक्ति के आधार पर, और एक होता है व्यक्तिगत विचारधारा पर भी कई बार निर्भर करता है। बताऊंगा कैसे व्यक्तिगत विचारधारा पूरे फॉरेन पॉलिसी को निर्भर करता है। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिगत विचारधारा व्यू पर भी निर्भर करता है। और इसके अलावा बहुत सारी है, संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये पहले आपको डाटा इस टाइप से निर्धारित होनी चाहिए। पहली बात है कि भौगोलिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा निर्भर करता है। आपने पढ़ा होगा कौटिल्य का जो वैदेशिक नीति निर्धारित करने वाले में उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया था कि आपका पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपके दुश्मन होते हैं और उसका पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपका दोस्त होता है। यह फॉरेन पॉलिसी की निर्धारित आज भी सचमुच इसी पृष्ठभूमि पर लगभग निर्धारित भी हो रही है, जो आप इस विश्व राजनीति के फलक पर आप जब दृष्टिगोचर करेंगे तो इनकी दृष्टांत आपको फलीभूत होता हुआ नजर आएगा। यानी कि भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसे निर्धारित करेगा, क्योंकि भारत जो है, मैं भारत के संदर्भ में ही एक आपसे अगर विचार करें तो तीन तरफ से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को जो विदेश नीति है वह विदेश नीति स्थलीय सीमा से जो लगे हुए देश है, पड़ोसी देश, चाहे वह चाइना है चाहे पाकिस्तान है, इनके साथ बहुत मधुर रिश्ते नहीं हैं। इसके पीछे कारण यह होता है कि इनकी सीमा को लेकर, भौगोलिक सीमा को लेकर इनमें कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है एलओसी और एलओसी को लेकर। तो यह एक अलग विवेच्य का विषय होता है। और चूंकि हिमालय हमारे देश के उत्तर में है, तो कई बार जो है हम, खैर आज वर्तमान संदर्भ में ही नहीं सही, लेकिन बहुत अगर पूर्व में भी देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत अताइयों या बहुत सी जो है आक्रमणकारियों से कुछ बचाव जरूर भारत को मिले, हालांकि वह उससे भारत अछूता नहीं रहा। यानी कि भौगोलिक भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने में भौगोलिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपको हम कह दें कि यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जो फसल क्रॉप पैटर्न है वह वर्षा आधारित है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि भौगोलिक संदर्भ में जो है कृषि प्रधान विकसित होने के कारण भारत की अत्यधिक जो है संबंध जो है खासकर कृषि उत्पादकता और उससे संबंधित उद्योगों पर ज़्यादा विकसित है। विकासशील देशों से उतना संबंध नहीं हुआ जितना कि एग्रीकल्चर प्रधान कंट्रियों से हो रहा। तो यह कहीं ना कहीं यह विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। हालांकि भारत अब धीरे धीरे अपनी वैदेशिक नीति को सुधार करते जा रहा है और उसमें एक ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन भी होते जा रहा है। दूसरा होता है इकोनॉमिक के आधार पर। कोई भी देश वाणिज्य और व्यापार जो करना चाहता है वह ट्रेड और कॉमर्स उनके पक्ष में हो, यह हर कोई देश सुनिश्चित करना चाहता है कि ट्रेड और कॉमर्स उसके पक्ष में हो। यानी कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, इंपोर्ट कम से कम करें। हालांकि भारत के संदर्भ में यह बस बहुत सर्वथा उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा आयात करता है, निर्यात की मात्रा उसमें कम है। इसलिए यह
डिफिसिट ऑफ इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। इसके पीछे कारण है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। उसके अलावा तो होता है ऐतिहासिक और उनके सांस्कृतिक चारित्रिक पर आधार, क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले देश हैं, यानी कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम दूसरे के एग्जिस्टेंस में ही अपनी एग्जिस्टेंस को स्वीकारते हैं, यानी कि सह अस्तित्व के कंसेप्ट पर हमारी वैदेशिक नीति होती है। इसलिए हम किसी देश पर अनाक्रमक की नीति अपनाते हैं। अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तभी उसका हम प्रतिरोध करने के लिए या उससे सुरक्षा देने के लिए हम पूरे उस तरह से मुस्तैद होते हैं और उस तरह से हम अपने आप को तैयार रखे हैं, लेकिन उसका कहीं उद्देश्य आक्रमणकारी नहीं होना है। यह ऐतिहासिक और चारित्रिक आधार पर के और जो हम कह दे ऐतिहासिकता के आधार पर आपने दे दिया, सांस्कृतिक आधार और चारित्रिक आधार पर कैसे है, तो देखिए जब हमारे विदेश नीति का निर्धारण हो रहा था तो उन विदेशी मूल्यों में जब हमारा विदेश नीति का निर्धारण होता था तो उसमें एक व्यक्ति का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महती योगदान रहा और विश्वजनीन उनको स्वीकृति भी मिली। इसलिए हमारे कई विदेश नीति में आज भी विचारधारा में जो इन्फ्लुएंस दिखता है वह गांधीयन धारा का दिखता है, गांधीवादी प्रवृत्ति का दिखता है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से हमारे यह बुद्ध और महावीर की धरती रही है। अहिंसावादी और परमो अहिंसा धर्म का कंसेप्ट कहीं ना कहीं हम जैन और बौद्ध धर्म से प्रेरित हुए हैं, अशोक के धम्मघोष से प्रेरित रहे हैं। यह ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि यानी कि विश्व को पूरी शांति का संदेश देने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति के जनमानस में ही रही है, लोक संस्कृति में ही रही है। और जब विश्व के बारूद के ढेर पर बैठी हुई है तो उस समय शांति का संदेश की उम्मीद भारत से पूरा विश्व जनीन को होता है और भारत की प्रासंगिकता इस वैदेशिक नीति के अंतर्गत काफी बड़ी है और स्वीकृति काफी बढ़ती जा रही है। यह इन्फ्लुएंस दिखाता है भारत की वैदेशिक नीति के कारण। उसमें ऐतिहासिक और उसके सांस्कृतिक चारित्रिक पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कहते हैं क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी हु चेंज द होल सिनेरियो। यह क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी कोई और नहीं, हमारे भारतीय जनमानस के जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा रहे हैं गांधी जी, या नेहरू की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो भी बहुत प्रासंगिक रहा है। ऑन द पॉलिटिकल इशू यानी कि राजनीतिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसे विदेश नीति को निर्धारित करती है, तो मैंने पहले ही बताया था कि देखिए आज यूक्रेन का युद्ध हो रहा था या कहीं भी कोई युद्ध हो रहा था तो हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से किसी पक्ष का हमने समर्थन नहीं किया, बल्कि हमने यह कोशिश किया कि यह युद्ध जो है किसी तरह से टाला जाए और इस युद्ध का एकमात्र समाधान डायलॉग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संवाद होने चाहिए। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बताता है। हमारे इस राजनीति की एक जो सकारात्मक पहलू है जिसमें सह अस्तित्व को एक्जिस्टेंस की बातें की गई है, विश्व शांति की बात की गई है, वह हमारी वैदेशिक नीतियों में बरबस ही झलकता है। अब है कि और भी देखते होंगे सांस्कृतिक पहलू। सांस्कृतिक पहलू को लेकर हम काफी चर्चा करेंगे, वो बहुत बड़ा लंबा फीचर्स जाएंगे, इसलिए उसको मैंने बाद में रखा है। एक हो आता है समसामयिक संबंध। किसी भी वैदेशिक नीति को अगर सबसे ज्यादा करंट के इशू पर अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है तो वह होता है देश की समसामयिक की परिस्थिति। उनके अनुसार जो विदेश नीति का निर्धारण होता है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि पहले था कि हम जो है परमाणु जो है पहले
प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी को प्रयोग नहीं करेंगे। पहले जो है फर्स्ट जो है प्रयोग नहीं करेंगे, किसी पर हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन देखते होंगे कि भारत ने अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि अगर मुझे लगेगा कि भारत के ऊपर किसी प्रकार का इस प्रकार का अगर भय खतरा है, तो इस नीति से पीछे हटने की कई बार बातें की जा रही है। तो इसका मतलब है कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होते दिख रहा है, यानी कि समसामयिक विषयों का भी विदेश नीति का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और उसमें सरकार किस विचारधारा की आई है, वह कैसी विचारधारा को मानती है, यह भी विदेशिक नीति को प्रभावित करने में इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो मूल स्वरूप होता है किसी देश की वैदेशिक नीति, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है। अब सवाल आपको हो गया कि पॉलिटिकल चीज मैंने करा दिया, समसामयिक बात कर दिया, व्यक्ति के सामाजिक पहलू का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसमें गांधी जी का मैंने उदाहरण दिया, टैगोर जी का उदाहरण दिया। भौगोलिक पृष्ठभूमि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था पर आधारित ये तो संबल ही किसी देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार है। व्यक्तिगत विचारधारा, सांस्कृतिक पहलू पर बात जाएंगे। एक है विचारधारा, जो हमारा जो सांस्कृतिक पहलू से चर्चा करने से पहले हम विचारधारा पर करते हैं, क्योंकि विचारधारा किसी भी देश की राजनीति को, वैदेशिक नीति को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि राजनीति भी देश की उसकी विचारधारा पर ही आधारित होती है। किसी देश की जो पॉलिटिकल व्यू होता है उसके विचारधारा से ही पनपते हैं, और भी उन विचारधाराओं से ही वैदेशिक नीति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके वैदेशिक नीति में यह दिख जाएगा कि कहीं न कहीं जो हमारे गांधीयन मॉडल है या नेहरू के मॉडल है, उन्हीं मॉडल को लगभग हमारी वैदेशिक नीति में उसका मूल फीचर्स है, मूल स्वरूप है, भले ही उसके ढांचागत स्वरूप में बिना छेड़छाड़ हुए थोड़ा बहुत तब्दीली की जाती है समय के साथ, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही है। शांति सह अस्तित्व की बात करने वाला, कोएग्जिस्टेंस की बात करने वाला, आक्रामक नीति का अनुसरण न करने वाला यह देश विश्व शांति का संदेश देने वाला देश है, क्योंकि हम ही वो देश हैं जो विश्व शांति का पहली बार संदेश देने वाले हमारे इस जनमानस के ही लोग थे। और उस परम अहिंसो धर्म का प्रतिफलन करने वाला जो जैन धर्म है, वह भारत से ही पैदा हुई है। और अहिंसो परमो धर्म, इन सारे कंसेप्ट को विश्व जनीन तक पहुंचाने वाला बौद्ध धर्म भारत में ही जन्मा है। यह कहीं न कहीं विचारधारा को प्रेरित और प्रभावित कर रही है, हमारी वैदेशिक नीति को प्रेरित और प्रभावित कर रही है। मैंने बोला था कि वैदेशिक नीति के निर्धारण करने में सांस्कृतिक पहलू का कितना बड़ा योगदान होता है, इस चीज को देखेंगे। द कल्चरल view how can impact on foreign policy। या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सवाल आते हैं, 3 से 4 प्रश्न ही मेंस के यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। तो सांस्कृतिक पहलू का मतलब क्या होता है, और उसका देखते होंगे कि सांस्कृतिक चीजें, और दूसरा होता है कल्चरल, जिसको संस्कृति कहते हैं, और दूसरा होता है सिविलाइजेशन। कल्चरल इज ए इंट्रोस्पेक्शंस ऑफ इनर पार्ट ऑफ द सोल। इट्स प्रोड्यूस इन आवर हार्ट, फीलिंग, एंटचमेंट। It's just like a goodness. It means it is a ideal condition of or a situation of the goodness of our features.
That is simply called the virtue of the policy. यानी क्या, यह अगर किसी भी नीति का निर्धारण करने वाला होगा तो इससे बढ़िया खूबसूरत चीज, वैदेशिक नीति को इन्फ्लुएंस करने वाला, इससे पवित्र चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। बोलेंगे कि इतनी सारी बातें आप इस कल्चर के बारे में क्यों कहते हैं सर? तो यह कल्चर जो होता है वह इंट्रोस्पेक्शन से आता है, आंतरिक भाव से आता है, और जो अंतर्निहित भावना से उभर के आती है उसके लिए बहुत सकारात्मक चीजें सभी उभर के आती हैं। इसमें किसी प्रकार की आलोचना की बातें नहीं रह जाती है। जैसे सांस्कृतिक पहलुओं की बात करें तो जैसे कि सांस्कृतिक पहलुओं में हो जाता है, पहला आता है जो सबसे बड़ी बात है वह है शिक्षा, एडुकेशन। आपको अब कहेंगे कि सर शिक्षा किस प्रकार से वैदेशिक नीति को प्रभावित करेगा, तो मैं उस पर आता हूं, एक एक चीज को लेकर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सिचुएशन ऑफ या पोजीशन ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, है कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि महिलाओं की स्थिति, जिस समाज में महिलाओं की स्थिति सशक्त होती है वो राष्ट्र सशक्त होता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि एक व्यक्ति को आपने शिक्षित किया है तो एक व्यक्ति सबल होगा, लेकिन एक महिला को शिक्षित कर दिया जाएगा तो पूरा परिवार सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है। यह धारणा है ऐसी, और बिल्कुल सही धारणा है। महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से वैदेशिक नीति को प्रभावित कर सकता है, आपको सोचने में भी आश्चर्यजनक लगता होगा, लेकिन ये भी मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से यह होगा। उसके बाद चित्रकला, उसके बाद पेंटिंग जिसको कहते हैं, वास्तुकला, ये भी प्रभावित करेगा। उसके बाद भवन निर्माण, अगर कहे तो वास्तुकला कैसे प्रभावित करेगा। भवन निर्माण, शिक्षा, महिलाओं की स्थिति, चित्रकला, वास्तुकला, भवन निर्माण, रोड का कंस्ट्रक्शन, यह किस प्रकार वैदेशिक नीति को प्रभावित करेंगे, यह सब सांस्कृतिक पहलू के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब यह है, अब एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और उदाहरण देके बताता हूं। शिक्षा जो है वह दो देशों के बीच में, क्योंकि शिक्षा ही बुद्धिजीवी को जन्म देता है, इंटेलेक्चुअलिटी को जन्म देता है, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका या शिक्षा ही देता है। इसलिए एक दूसरे के नजदीक लाने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के सांस्कृतिक, राजनीतिक, बौद्धिक चेतना और उस देश की बहुआयामी संस्कृति और सभ्यता से न सिर्फ परिचय कराता है बल्कि संवाद के माध्यम से एक दूसरे के बिल्कुल बेहद नजदीक लाता है। और जब ये सारी मैन टू मैन वेरिएशन हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, स्वाभाविक रूप से एक देश दूसरे देश के नजदीक आते हैं। उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि यह आपके किसी भी देश के वैदेशिक नीति के निर्धारण करना में, जबकि यह हिडन पक्ष है। इसका एक उदाहरण मैं आपको एक और देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में भारत ने कई यूनिवर्सिटियों का स्थापित कराए ताकि वहां पढ़ने वाले छात्र, नौजवान
किसी प्रकार के गुमराह में ऐसी शिक्षा न प्राप्त करे, बल्कि आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करे। और इसका संबंध देखे होंगे कि भारत ने जिस प्रकार से वहां से यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, तो देखते होंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी रिश्ते मधुर हुए हैं। आने वाली युवा पीढ़ी शिक्षित होकर भारत की संस्कृति सभ्यता को पहचाने और उन्होंने प्राचीन या अर्वाचीन काल में जो भारत अफगानिस्तान का संबंध है, उस यूनिवर्सिटी से उनके माध्यम से पढ़ने को, समझने को मौका मिला, भारत को समझने का मौका मिला। और इस कारण से अफगानिस्तान के जितना भी युवा वर्ग है जो इस आधुनिक शिक्षा से परे, वह भारत के काफी नजदीक आते आ रहे हैं और उसका इंपैक्ट आपको दिख भी रहा है। हालांकि यह एक कारण नहीं है, लेकिन कई कारणों में से एक कारण जरूर है। दूसरा है भवन निर्माण और वास्तुकला। यह भी अफगानिस्तान के समक्ष में देखिएगा, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में उसके संसद भवन बनाने से लेकर सड़क निर्माण तक वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज अफगानिस्तान जो वहां पर तालिबानी शासक है, वो भी भारत के किसी भी व्यक्ति, इंजीनियर या किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि मेरा अगर कोई सर्वहित ऐसी है तो वह भारत है। कहने का मतलब यह है कि निर्माण और वास्तुकला किस प्रकार विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है, एक दूसरे के नजदीक ला सकती है, यह उदाहरणों से भी हम समझते जा रहे हैं। यही भी अब कहेंगे कि सर यह सांस्कृतिक कैसे हो गया, तो भवन निर्माण जो है यह भी संस्कृति के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसका इंट्रोस्पेक्शन कहीं ना कहीं अंतर्निहित भावनाओं से उकेरे जाते हैं। महिलाओं की स्थिति आज देखते होंगे कि महिलाएं जो है कदम ताल से मिलाकर आज विश्व में पुरुषों के समानार्थी वह विकास कर रही है। कहा जाता है कि यह विकास के लिए दो पहियों में एक पहिया अगर सही दुरुस्त नहीं हो तो वह समाज पिछड़ा महसूस करता है। इसीलिए कई बार देखते हो कि G20 का जो सम्मेलन हुआ है वह महिलाओं के लिए स्पेशल G20 का सम्मेलन हुआ है, मंत्रियों का सम्मेलन होता है, यानी कि इनकी प्रतिनिधित्व को उचित मौका दिया जा रहा है ताकि वे उचित प्रतिनिधित्व कर वह विश्व को जो विकास की गौरव गाथा लिखी जा रही है, समाज सोसाइटी जो बदल रहे हैं उनमें उनकी महती योगदान हो और वे सशक्त हो सके, क्योंकि जिस राष्ट्र की महिला सशक्त होगी वह राष्ट्र स्वयं ही सशक्त हो जाएगा। यानी कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से महिला एक दूसरे के नजदीक देश की आएगी और किस प्रकार से उसकी राजनीतिक बौद्धिक चेतना का विकास उनके सांस्कृतिक पहलुओं के माध्यम से यह विकास कर पाएगा, ताकि हम उन संस्कृतियों को पहचान सके। यह पहचानने का सबसे अच्छा अवसर महिला के अलावा और कोई दे ही नहीं सकती है। इसीलिए सांस्कृतिक रूप से किसी देश की बौद्धिक चेतना का विकास महिलाओं के माध्यम से न सिर्फ एक अच्छे एम्बेसडर के रूप में एक दूसरे के प्रति वैदेशिक नीति को सुदृढ़ किया जा सकता है, बल्कि वहां की सांस्कृतिक पहलुओं में घनिष्ठता भी लाई जा सकती है और उसका सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर महिला ही हो सकती है। चलिए, और एक है चित्रकला और वास्तुकला। मैंने बार बार कहा कि चित्रकला और वास्तुकला कहीं न कहीं आपकी बौद्धिक चेतना का, उनकी सांस्कृतिक चेतना का जो प्रस्फुटन उनके बाह्य प्रकटीकरण के रूप में कैनवास पर होता है, वह सिर्फ और सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को, उन रिश्तों को बताने के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। जो एक छोटी और जैसे मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकला या पेंटिंग, जो भारत के संदर्भ में बहुत अच्छी ढंग से नहीं रिप्रेजेंट किया गया, वह चित्रकला ही तो था।
कुछ और नहीं था, वो पेंटिंग ही तो था, लेकिन उसमें भारत की छवि अच्छी ढंग से नहीं, उससे भारत की विदेश नीति प्रभावित हो रहा था, उसको देश से बाहर एक्साइल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। कई बार जो है ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए हैं जो पेंटिंग आपको बहुत अंदर तक झकझोरती है, आपको रिप्रेजेंट करती है कि नहीं। मोनालिसा, द लास्ट सफर, ऐसे चित्र कला क्या यह सिर्फ सांस्कृतिक पहलुओं से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कई बार राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सांस्कृतिक रूप से यह वैदेशिक नीति को और लोगों के बीच में संबंधों को अंतर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपकी बिल्कुल ही विदेश नीति को प्रभावित करने में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी डालता है। तो आज वैदेशिक नीति को निर्धारित करने वाले कौन कौन कारण हैं, आज इतने बड़े एस्पेक्ट में कभी नहीं देखते होंगे। मैंने कम से कम 10 से 15 एस्पेक्ट बताए हैं, हालांकि इसमें खेल और खिलाड़ी भी आएगा, इसमें खेल और खिलाड़ी होगा। अगर दो देशों के बीच में अगर किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो रहा है तो उस समय समसामयिक रूप में कोई खेल का आयोजन किया जाता है, जिससे वहां पब्लिक से पब्लिक कांटेक्ट हो और जुड़ाव हो, और जो राजनीतिक रूप से बहुत बिलगाव की स्थिति है उसमें गर्माहट महसूस हो। इस तरह से कई प्रकार की खेल संस्कृति का प्रोत्साहन करके भी वैदेशिक नीति को मजबूत बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक, उसका इम्पैक्ट, अगर सिर्फ उसका करंट अफेयर से इम्पैक्ट डाल दीजिएगा तो आप समझ जाइए कि जिस एस्पेक्ट में आप फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने वाले कारक, उसका इम्पैक्ट, और थोड़ा सा डायग्राम का आप अपने यूज कर दिया तो आपको जितना मार्क्स मिलेंगे शायद ही उस एस्पेक्ट में किसी को मार्क्स मिल पाएंगे। तो इस शब्द के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं, लेकिन यह आपकी मेंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कहीं भी आप मेंस का एग्जामिनेशन जाते हैं उसमें आईआर से 3 से 4 प्रश्न होते हैं, जो या तो यार्स पर या फर्स्ट पर यह निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण आईआर के प्रश्न होंगे। और उस आईआर का निर्धारित करने वाले इस सिर्फ इतना एस्पेक्ट को भी अगर ध्यान में लेके चले जाएंगे तो आप आईआर के प्रश्न हल करने की स्थिति में रहेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि कल से मैं एक क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहा हूं, मेंस और पीटी दोनों से रिलेटेड। जैसा होगा आप लोग जो सूचित करेंगे उस अनुसार से हम ये लेके आएंगे और इसे बहुत अग्रसारित करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और जो भी विद्वान शिक्षकगण हैं आपसे साथ और भी जुड़े, बहुत उत्साह के साथ जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शब्द विराम देता हूं। कल से एक टेस्ट सीरीज की नई श्रृंखला हम लेकर आएंगे और आपके समकक्ष रखेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी बिल्कुल जो है यह दिन मंगलमय हो और ढेर सारी धन्यवाद।